हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मक्का की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ मेज। यह वीडियो मक्का की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाली है, जिसमें आप सभी को बताएंगे मक्का का संपूर्ण परिचय यानी कि इसका इंट्रोडक्शन, मक्का की वानस्पतिक विवरण, मक्का की पौष्टिक मात्रा, मक्का का वर्गीकरण। मक्का के वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मक्का में रोग व कीट नियंत्रण, मक्का में पुष्पक्रम संरचना, मक्का से संबंधित अनुसंधान संस्थान जो मक्का से रिलेटेड हैं, मक्का के उत्पादन में विश्व में स्थान और भारत की स्थान क्या है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्रोसेस एंड उत्पादन, मक्का में सिंचाई की अवस्थाएं। तो दोस्तों, मक्का में क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में बताएंगे, तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में। यह क्रॉप प्रोडक्शन का पार्ट 3 है। इसी प्रकार आप सभी को पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मक्का का इंट्रोडक्शन। नंबर फर्स्ट है मक्का। मक्का को दोस्तों जिया मेज कहते हैं, क्योंकि इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो जिया मेज होता है और इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनाजों की रानी किसे कहा जाता है या कौन सी फसल को कहा जाता है, तो दोस्तों ये मक्का होगा। अगर अनाजों का राजा पूछा जाए तो वो गेहूं होगा, अनाजों का राजा। वानस्पतिक नाम इसका है जियामेज, जो आप सभी को बता चुके हैं। इसका बोटेनिकल नेम जियामेज है। कुल ग्रेमनी है, यानी कि इसका नया नाम पोएसी पोएसी कह सकते हैं या घास कुल भी कह सकते हैं और ग्रेमनी भी कहते हैं। मूल स्थान यानी कि इसका ओरिजिन क्या है, तो दोस्तों इसका ओरिजिन मध्य अमेरिका है, यानी कि ये मेक्सिको देश इसका ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट, गुणसूत्र संख्या जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके गुणसूत्र संख्या है 2n20। नेक्स्ट है फल का प्रकार, केरियोप्सिस फल का प्रकार इसमें पाया जाता है। आप सभी को बता दें ट्रिक के अकॉर्डिंग कि अधिकतर जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनका फल का प्रकार केरियोप्सिस ही होता है। मक्का में पुष्पक्रम कौन सा होता है, तो दोस्तों ये स्पाइक पुष्पक्रम होता है, जो अधिकतर सीरियल क्रॉप्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है C4 प्लांट होता है, यानी कि इसे पौधे का प्रकार होता है C4 प्लांट। आप सभी को बता दें ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है याद करने की कि कौन से प्लांट C4 में आते हैं और कौन से प्लांट C3 में आते हैं। आप सभी को बता दें जितने भी लंबे ग्रेमनी कुल के प्लांट होते हैं, जो ग्रेमनी कुल से बिलोंग करते हैं, वो सभी C4 प्लांट होते हैं। यानी कि जैसे कि मक्का हुआ, बाजरा हुआ, गन्ना हुआ और ज्वार हुआ, इस प्रकार ये 4-5 जो क्रॉप्स हैं जो लंबी होती हैं, यानी कि लंबाई इनकी अच्छी होती है, तो इस प्रकार के क्रॉप्स C4 प्लांट में याद कर सकते हैं, ये C4 प्लांट में आते हैं। और जितने भी जलहनी कुल की छोटी फसलें हुई, यानी कि इनकी जो हाइट होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है, तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो C3 प्लांट होते हैं। आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। आपसे बता दें यह जो मक्का होता है ये नॉन टिलरिंग क्रॉप होता है, यानी कि इसमें टिलर्स नहीं निकलते हैं। या आपने देखा होगा कि मक्का जो होता है ये पौधा सिंगल होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का टिलर्स यानी कि कल्ला नहीं निकलता है। इस प्रकार ये कल्ला नहीं निकलते हैं, सीधा एक ही पौधा होता है, लंबाई में बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार ये नॉन टिलरिंग क्रॉप होती है, इसमें टिलर्स नहीं निकलते हैं, इसीलिए इसे नॉन टिलरिंग क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट है मक्का में जो पौधा का प्रकार है, यानी कि इसमें किस कौन सा प्रकार ये पौधा है पुष्पक्रम की दृष्टि से, तो दोस्तों ये मोनोसियस प्लांट है। यानी कि मोनोसियस का मतलब होता है एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्पक्रम उपस्थित होना। इसमें आप देख सकते हैं ये जो कोब है, कोब संरचना, इसे भुट्टा कहते हैं। ये मादा जन्नांग है और ये नर जन्नांग है, यानी कि ये जो ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार के पुष्पक्रम को इसे टेसल कहते हैं। ये टेसल को नर पुष्प कहते हैं और इसमें जो कोब है यानी कि इसका भुट्टा, इसे मादा पुष्प कहते हैं। तो ये नर और मादा दोनों पुष्पक्रम एक ही पौधे पर आपने देखा होगा, इसीलिए इसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। अगर पोलिनेशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्रॉस पोलिनेटेड ग्रुप है, यानी कि इसमें क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मक्का के विवरण से रिलेटेड है। आप सभी याद रखें क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो दोस्तों भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में खाद्यान्न फसल में सबसे बड़ी तीसरी फसल ये आती है। पहली है चावल, दूसरा है गेहूं और तीसरा है मक्का। तो दोस्तों ये तीसरी सबसे ज्यादा उत्पादित खाद्यान्न फसल है भारत में। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयोग। जो आम मक्का है इसका सर्वाधिक उपयोग पशु आहार यानी कि जिसमें आता है मुर्गी आहार के रूप में करते हैं, यानी कि पोल्ट्री फीड के रूप में इसका प्रयोग सर्वाधिक भारत में करते हैं। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो दोस्तों यूएसए है, जो 35% अकेला विश्व का मक्का उत्पादन करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है मक्का का,
तो दोस्तों ये यूएसए होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 35% मक्का उत्पादन में हिस्सेदारी रखता है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किस क्रॉप को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा मक्का को। नेक्स्ट, जलवायु और मृदा। तो दोस्तों जलवायु की बात करें, जिसमें टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर इसकी अच्छी ग्रोइंग के लिए 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी कि इसमें अच्छी इसकी पैदावार होती है। नेक्स्ट है वर्षा, वर्षा 500 से 750 mm के मध्य रहती है, इसकी पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मृदा, मृदा सभी फसलों में दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है, इसी प्रकार इसमें भी दोमट मृदा अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, भूमि का 5.5 से 8 के बीच इसका पीएच मान होना चाहिए। अब जर्मिनेशन के बारे में बात करें, इसमें अंकुरण कौन सा पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें अंकुरण की बात करें तो इसमें हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है, यानी कि अंतः भूस्तारी प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। आप सभी को बता दें, जो अंकुरण होता है वो फसलों में दो प्रकार का पाया जाता है, हाइपोजियल एंड ईपीजियल अंकुरण। तो दोस्तों हाइपोजियल अंकुरण की बात करें तो इसमें जो पौधा होता है उसमें जो प्रांकुर जो होता है वो धरती के ऊपर आ जाता है, यानी कि भूमि के ऊपर आ जाता है, और जिस समय बीज पत्र होते हैं वो भूमि के अंदर ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं ये भूमि के अंदर ही बीज पत्र फंसे रह जाते हैं और प्रांकुर यानी कि पौधा ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार के अंकुरण को या जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन कह सकते हैं। तो दोस्तों हाइपो का मतलब ही होता है गहराई। तो दोस्तों इसमें जो बीज पत्र होते हैं वो जमीन में गहराई में रह जाते हैं, इसलिए इसे हाइपोजियल जर्मिनेशन याद कर सकते हैं। इपीजियल जर्मिनेशन इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें जो बीज पत्र होते हैं वो भूमि के ऊपर आ जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये प्रांकुर के संग ही ऊपर आ जाते हैं भूमि के ऊपर, इसीलिए इसे इपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। इस प्रकार आप इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं आसानी से। अब हम समझेंगे मौसम, यानी कि इसे कौन कौन से मौसम में उगाया जाता है। तो दोस्तों मक्का एक ऐसी फसल है जिसे तीनों मौसम में उगाया जा सकता है। जो भारत में सबसे ज्यादा खेती इसकी खरीफ ऋतु में की जाती है, यानी कि खरीफ सीजन में। तो दोस्तों जून और जुलाई में खरीफ फसल की बुवाई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इस फसल की कटाई की जाती है। रबी सीजन में इसमें अक्टूबर और नवंबर में बुवाई करते हैं और फरवरी मार्च में इसकी कटाई करते हैं। गेहूं के साथ आप इसकी कटाई करते हैं लगभग। आप यह इसमें याद कर सकते हैं कि जो रबी सीजन में सबसे ज्यादा फसल उत्पादन करने वाला राज्य है तो वो आपका बिहार राज्य है, जो रबी सीजन में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है। नेक्स्ट नंबर 3 है जायद फसल। जायद फसल की बुआई करते हैं फरवरी मार्च से और इसकी कटाई जून टू जुलाई में करते हैं। नेक्स्ट है मक्का के प्रकार। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, मक्का के प्रकार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है जैसे कि फ्लिंट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप इसमें एक बता सकते हैं जियामेज इंडोराटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट है फ्लिंट कॉर्न। तो दोस्तों जो फ्लिंट कॉर्न होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है जियामेज इंडोराटा, और इसमें जो फसल की विशेषता क्या होती है, इसमें जो दाने होते हैं वो पीले होते हैं और कठोर होते हैं, और भारत में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार के मक्का की सर्वाधिक खेती की जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्लिंट कॉर्न, यानी कि जियामेज इंडोराटा। इसकी खेती भारत में सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट नंबर 2 है डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न मतलब होता है दांत जैसी संरचना वाले बीज का प्रकार। तो दोस्तों डेंट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम होता है या बोटेनिकल नेम होता है जियामेज इडेंटाटा। यहाँ आप डेंट देख सकते हैं और यहाँ इंडेंट लिखा है, यहाँ भी डेंट लिखा है। तो आप इस प्रकार डेंट से इडेंटाटा याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। यानी कि दांत जैसी संरचना इसमें होती है, जो इसमें आपने बीज देखा होगा डेंट कॉर्न का, इसमें दांत जैसे बीज होते हैं, दांत जैसे गड्ढा पाए जाते हैं, इसीलिए से डेंट कॉर्न कहते हैं। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी खेती 95% ज्यादा की जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा इसका उत्पादन अमेरिका में करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पॉपकॉर्न। जो आपका पॉपकॉर्न होता है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है जियामेट इवल्टा। इसे फूलने की क्षमता पाई जाती है और पॉपकॉर्न के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने पॉपकॉर्न काफी खाए होंगे और उस पॉपकॉर्न के लिए जियामेज इवल्टा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है स्वीट कॉर्न। स्वीट से मतलब मीठा, मीठा कॉर्न, यानी कि जो मक्का होता है वो मीठा होता है, इसीलिए इसे स्वीट कॉर्न कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम होता है जियामेज सेकेराटा। सेकेराटा से स्वीट कॉर्न याद कर सकते हैं आप। इसमें सेकेराटा का मतलब ही होता है शक्कर, शक्कर से स्वीट कॉर्न आसानी से याद कर सकते हैं, या यस से एस याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें शुगर की परसेंटेज मात्रा होती है वो लगभग 5% होती है।
यानी कि अगर शुगर पूछा जाए कि कितने परसेंट स्वीट कॉर्न में शुगर पाई जाती है, तो दोस्तों ये 5% पाई जाती है। ये टेबल यूज के लिए किया जाता है और केनिंग के लिए इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है वेक्सिकॉर्न या वेक्सकॉर्न। तो दोस्तों वेक्सी का मतलब होता है मोम, वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज सेरेंटिना। तो दोस्तों मोम जैसी स्टार्च इसमें पाया जाता है और औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल इसका उपयोग किया जाता है अधिकतर। नेक्स्ट और नंबर 6 है सॉफ्ट कॉर्न, यानी कि सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। तो दोस्तों ये मुलायम कॉर्न होता है, इसका बोटेनिकल नेम जियामेज हिमालयसिया होता है। तो दोस्तों इसमें दाना होता है वो मुलायम होता है और आटा बनाने के लिए इसका यूज अधिकतर करते हैं। इस प्रकार ये मक्का के प्रकार हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे बीज दर व दूरी। नंबर फर्स्ट है बीज दर। तो दोस्तों ये सामान्य बीज दर है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बीज दर होती है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर की सामान्य बीज दर। इसमें स्पेसिंग को समझ लेते हैं। जो इसकी स्पेसिंग यानी कि अंतरण होता है वो 60 × 25 सेंटीमीटर होता है। 60 इसमें कतार से कतार के बीच की दूरी होती है और 25 में प्लांट टू प्लांट के बीच की दूरी होती है, यानी कि पेड़ों के बीच की दूरी। यानी यहाँ पौधा लगा है और यहाँ पौधा लगा है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वो प्लांट टू प्लांट के बीच की दूरी कहते हैं। कतार में आप कूड़ में देखा होगा, कूड़ के जो बीच की दूरी होती है इसे कतार से कतार के बीच की दूरी कहा जाता है। प्रति हेक्टेयर पौधे कितने लगते हैं, तो दोस्तों ये 66,666 पौधे प्रति हेक्टेयर लगते हैं। ये लगभग में है डाटा, इसे लगभग में याद कर सकते हैं। नंबर 2 है उर्वरक प्रबंधन यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो दोस्तों सामान्य मक्का में एनपीके की मात्रा 120 60 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। इसे 120 यानी कि इसका आधा हो गया 60 और 60। इस प्रकार एनपीके की मात्रा 120 60 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। नेक्स्ट संकर मक्का। संकर मक्का में एनपीके 180 और 80 केजी के हिसाब से दी जाती है। और क्यूपीएम मक्का में इसकी जो मात्रा होती है 150 75 केजी के पर हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। इस प्रकार ये मक्का का उर्वरक प्रबंधन हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 है सिंचाई, यानी कि इसमें 4 से 6 सिंचाइयाँ की जाती हैं, जिसकी कृत्रिम अवस्थाएं कुछ इस प्रकार हैं। नी हाइट, जो हाइट पकड़ लेता है पौधा तो उस समय इसकी सिंचाई की जाती है। टेसलिंग के समय जब इसमें टेसल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं उस समय सिंचाई करना चाहिए, यानी कि टेसल पुष्पक्रम को कहते हैं। जो नर पुष्पक्रम होता है ये सबसे पहले निकलता है तो इसे हम टेसल कहते हैं। तो टेसलिंग के समय सिंचाई करते हैं। फिर सिल्किंग के समय सिंचाई करते हैं। तीसरी सिंचाई जब ये कोब निकलने लगते हैं, यानी कि इसमें जो भुट्टे होते हैं ये निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तब तीसरी सिंचाई करते हैं, यानी कि सिल्किंग के समय। तो इस प्रकार इसकी 3 सिंचाइयाँ की जाती हैं। 3 सिंचाइयाँ इसकी कृत्रिम अवस्थाएं हैं। नंबर 4 है खरपतवार नियंत्रण यानी कि बीड कंट्रोल या बीड मैनेजमेंट। तो दोस्तों बीड मैनेजमेंट के लिए एट्राजीन खरपतवार नाशी का यूज किया जाता है 1 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसे प्री इमरजेंस के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। अगर प्री इमरजेंस में खरपतवार का नियंत्रण ना हो तो उसके बाद पोस्ट इमरजेंस का यूज करते हैं, तो उसमें अन्य दवाइयों का यूज करते हैं। नेक्स्ट बिहार में रबी सीजन में इसकी खेती की जाती है। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मक्का में उगाई जाती है। तो दोस्तों मक्का बिहार में रबी सीजन में भी उगाई जाती है। रबी सीजन में खरीफ की अपेक्षा अधिक मक्का का उत्पादन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक उत्पादन किस सीजन में मक्का में होता है, तो आपका राइट आंसर होगा रबी सीजन में सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे पुष्पक्रम व परागण। मक्का में पुष्पक्रम और परागण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मक्का एक लिंगाश्रयी पौधा है, यानी कि यूनिसेक्सुअल पौधा होता है, यानी कि मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है मक्का में नर और मादा दोनों पुष्पक्रम एक ही पौधे पर उपलब्ध होते हैं। आपने देखा होगा जो कोब होता है यानी कि भुट्टा होता है ये मादा पुष्पक्रम होता है, और इस प्रकार की जो संरचना होती है जो ऊपर आपने टेसल देखे होंगे इस प्रकार की संरचना को नर पुष्पक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार नर और मादा दोनों पुष्पक्रम एक ही पौधे पर उपलब्ध होते हुए आपने देखे होंगे, तो इस प्रकार की प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहते हैं। तो दोस्तों इसमें नर पुष्पक्रम टेसल कहा जाता है। टेसल यानी कि ऊपर वाला जो सबसे पहले ये निकलता है इसे टेसल बोला जाता है। कि बुवाई करने से 45 से 50 दिन बाद ये टेसल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। कोब यानी कि मादा पुष्पक्रम को सिल्क या कोब कहा जाता है, यानी कि इसके निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है, और टेसल के निकलने की क्रिया को टेसलिंग कहा जाता है। टेसल निकलने के 7 से 10 दिन बाद हमारे कोब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि भुट्टे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जब टेसल निकलते हैं उसके 7 से 10 दिन बाद। अब हम समझेंगे डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या होता है, नर और मादा पुष्पक्रम अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी कि मेच्योर होते हैं। तो इस क्रिया को
डाइकोगेमी बोला जाता है। इसमें जो जो नर होता है वो पहले परिपक्व हो जाते हैं और मादा जो होता है यानी कि कोब होता है ये बाद में परिपक्व होता है। तो ये दोनों अलग अलग परिपक्व होते हैं, एक ही समय पर परिपक्व नहीं होते हैं। इस प्रकार के क्रिया को डाइकोगेमी बोला जाता है। डाइकोगेमी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है प्रोटेंड्री। जो प्रोटेंड्री का मतलब होता है नर पुष्प पहले परिपक्व होता है, ये मक्का में देखने को मिलता है और सूरजमुखी में, दोनों में नर पुष्पक्रम होता है। जो टेसल इसमें होता है वो पहले परिपक्व होता है, इसीलिए इस मक्का को प्रोटेंड्री प्रकार का बोला जाता है। नेक्स्ट है नंबर टू प्रोटोगाइनी। गाइनी का मतलब होता है मादा। जो मादा पुष्पक्रम होता है वो पहले परिपक्व होता है, जैसे कि ज्वार और बाजरा में ये देखने को मिलता है। मादा पुष्पक्रम पहले परिपक्व होता है ज्वार और बाजरा में। तो प्रोटेंड्री प्रकार की डाइकोगेमी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों ये मक्का में पाई जाती है। और प्रोटोगाइनी डाइकोगेमी पाई जाती है वो ज्वार बाजरा में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी याद जरूर करें। नेक्स्ट है डी टेसलिंग। ऊपर वाली जो संरचना है पुष्पक्रम, ये नर पुष्पक्रम है, इसे टेसल बोला जाता है। इसके निकलने की क्रिया को टेसलिंग बोला जाता है और इसे हटाने की क्रिया को डी टेसलिंग बोला जाता है। यानी कि हम यहाँ से ये पुष्पक्रम काट के हटा दें तो इस प्रकार की क्रिया को डी टेसलिंग बोला जाता है। इसका यूज संकर बीज यानी कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करते हैं, जिसमें नर टेसल को हटा दिया जाता है यानी कि काट दिया जाता है। तो दोस्तों नर भाग को या नर पुष्प को हटाना डी टेसलिंग कहलाता है। यह संकर बीज उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है तो क्वालिटी प्रोटीन में जिसा जिसे क्यूपीएम कहते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी प्रोटीन मेज। तो दोस्तों क्वालिटी प्रोटीन मेज ये मक्का की प्रजाति बनाने के लिए कौन कौन से जीन का यूज किया जाता है? तो ओपेक 2 और फ्लोरी 2 जीन का प्रयोग करके क्यूपीएम नाम की इसमें बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो प्रोटीन होती है वो जीन नाम की जो प्रोटीन होती है उसे इंक्रीज करते हैं इसके थ्रू। तो दोस्तों नेक्स्ट है सामान्य मक्का वे प्रोटीन। जो सामान्य मक्का होती है उसमें 8 से 10% प्रोटीन होती है, जिसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफेन की कमी पाई जाती है। यानी कि जो मक्का की जीन प्रोटीन होती है इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्यूपीएम की परसेंटेज मात्रा होती है 9.4 से 12%, जिसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफेन 2 गुना अधिक होती है। जो क्यूपीएम प्रोटीन वाली किस्में होती हैं उसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफेन सामान्य किस्मों की अपेक्षा 2 गुना अधिक ट्रिप्टोफेन व लाइसिन पाई जाती है। अब हम समझेंगे पोषक तत्व या पोषण विवरण। तो दोस्तों में कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है मक्का की फसल में और प्रोटीन 10%। इसे प्रोटीन का नाम भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो इसमें जीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है मक्का में। नेक्स्ट इसमें वसा 4% पाई जाती है। अनाजों में सर्वाधिक वसा मक्का में ही पाई जाती है जो 4% है। बाकी फसलों में 0 से 1% होती है, लेकिन मक्का में सर्वाधिक वसा पाई जाती है 4%। प्रमुख कीट जो इसमें लगते हैं हानिकारक कीट उन्हें समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 कीट सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं। नंबर फर्स्ट है फॉल आर्मी वर्म और तना छेदक। जो फॉर्म आर्मी वर्म है ये दोस्तों नई समस्याएं पैदा करता है और जो तना छेदक है ये पौधों के तने में छेद करके अंदर प्रवेश कर देता है और इस प्रकार ये पौधा सूखने लगता है। ये जो तना छेदक है डेड हार्ट की समस्या भी पैदा करता है। अगर पूछा जाए कि डेड हार्ट की समस्या किसमें पाई जाती है तो आप मक्का में कह सकते हैं। प्रमुख रोग इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग लगते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से? नंबर फर्स्ट है डायनी मिल्ड्यू। जो सफेद फफूंद के रूप में आपने देखा होगा कि पत्तियों पर जो जमा होता है इसे डायनी मिल्ड्यू कहा जाता है। नंबर टू है सीड रोट या सीडलिंग ब्लाइट। सीड रोट जो होता है इसे सीडलिंग ब्लाइट भी बोला जाता है। आप कीट देख सकते हैं, इसका नाम है फॉर्म आर्मी वर्म जो इसमें लगता है और तना छेदक इस प्रकार का कीट तना छेदक कीट कहा जाता है। नेक्स्ट कटाई। तो दोस्तों 90 से 110 दिन के अंतर पर इसकी कटाई करते हैं। 90 से 110 दिन की फसल होने पर इसकी कटाई लगभग करते हैं। इसकी कटाई के समय दानों में जो नमी होती है वो 20 से 25% होती है। 20 से 25% नमी पर इसकी कटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो उपज होती है वो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें प्राप्त होती है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का की सामान्य उपज कितनी होती है? तो दोस्तों 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मक्का की खेती से संबंधित है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट है AICRP ऑन मेज। इसका काम दोस्तों 1961 में शुरू हुआ मक्का पे। इसका काम ये एक प्रोजेक्ट है। इसका काम 1961 में सबसे पहले मक्का की फसल पे ही शुरू हुआ था और इसकी स्थापना 1957 में हुई। तो दोस्तों AICRP की स्थापना 1957 में हुई और मक्का फसल पे सर्वाधिक
काम इसका हुआ है जो 1961 से स्टार्ट हुआ था। IIMRI का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो लुधियाना में स्थित है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। नेक्स्ट, मक्का का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को मक्का का कटोरा कहा जाता है। और चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, रबी सीजन में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन राज्य है। तो दोस्तों ये उत्पादक राज्य बिहार है, जो सर्वाधिक रबी सीजन की मक्का उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, मक्का का परीक्षण भार यानी कि टेस्ट वेट। तो दोस्तों ये 200 से 250 ग्राम पर हजार सीड का भार होगा। तो दोस्तों परीक्षण भार इसका भी याद रखना है, 200 से 250। नेक्स्ट है बीज सूचकांक। बीज सूचकांक का मतलब होता है 100 बीज का भार। इसे बीज सूचकांक या सीड इंडेक्स बोला जाता है, जो इसका 20 से 25 ग्राम रहता है। नेक्स्ट है ज्वार, मक्का, बाजरा, ये टेलरिंग नहीं होता है, इसीलिए इसे नॉन टेलरिंग क्रॉप बोला जाता है। नॉन टेलरिंग क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। इसमें टीलर्स नहीं निकलते हैं, यानी कि टेलरिंग नहीं होती है, इसीलिए इसे नॉन टेलरिंग क्रॉप बोला जाता है। जिंक की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो व्हाइट बेड रोग, यानी कि जो व्हाइट बेड रोग है ये जिंक की कमी से होता है, जेडेन की कमी से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसकी कमी से व्हाइट बेड रोग मक्का में देखने को मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा जिंक की कमी से। नेक्स्ट है, मक्का में किस प्रकार का पोलिनेशन मिलता है? तो दोस्तों ये क्रॉस पोलिनेशन होता है मक्का की फसल। नेक्स्ट है पुष्प की संरचना। पुष्प संरचना यानी कि टेसल। जो टेसल होता है इसे नर पुष्पक्रम बोला जाता है, यानी कि नर पुष्पक्रम को टेसल बोला जाता है। और सिल्क, सिल्क को बोला जाता है मादा पुष्पक्रम। जो टेसल होता है बुवाई से 45 से 50 दिन के अंदर पर निकलता है, और जो सिल्क होता है इसे टेसल निकलने के 7 से 10 दिन बाद निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे टेसल बोला जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जो टेसल होता है इसे निकलने की क्रिया को टेसलिंग बोला जाता है, और सिल्क निकलने की क्रिया को, यानी कि जो मादा पुष्पक्रम होता है जिसे हम भुट्टा कहते हैं, इसके निकलने की क्रिया को सिल्किंग बोला जाता है। नेक्स्ट है डाइकोगेमी। ये हम बता चुके हैं कि डाइकोगेमी यानी कि द्विकालिकता क्या होता है? नर व मादा पुष्पक्रम का अलग अलग समय पर परिपक्व होना डाइकोगेमी बोला जाता है। ये दो प्रकार की होती है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। जो प्रोटोगाइनी होती है मादा पुष्पक्रम पहले परिपक्व होता है, जैसे कि उदाहरण है ज्वार बाजरा। और प्रोटेंड्री में मक्का और सूरजमुखी आता है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि मक्का में किस प्रकार की डाइकोगेमी होती है, तो ये प्रोटेंड्री डाइकोगेमी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे मक्का में प्रोटीन। तो दोस्तों मक्का में जीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। मक्का में प्रोटीन लगभग 10% होती है। इसमें कौन कौन से तत्वों की कमी होती है? तो मक्का की प्रोटीन में ट्रिप्टोफेन की कमी होती है और लाइसिन की कमी होती है, इसीलिए इसे लो क्वालिटी प्रोटीन बोला जाता है। यानी कि जो मक्का की प्रोटीन होती है इसे लो क्वालिटी प्रोटीन यानी कि LPQ बोला जाता है, लो क्वालिटी प्रोटीन। अनाज वाली फसलों में लाइसिन की कमी पाई जाती है, जबकि दलहनी फसलों में मेथियोनिन की कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार अनाज में लाइसिन और दलहनी में मेथियोनिन तत्व की कमी पाई जाती है। AICRP का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इस पे मक्का का कार्य सबसे पहले हुआ था सीड प्रोडक्शन में। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और इस पे कार्य 1961 में शुरू हुआ। सबसे पहले मक्का फसल पर ही इसका कार्य शुरू हुआ था, इसलिए ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि मक्का पे कार्य शुरू हुआ ये पूछा जाता है। तो दोस्तों 1961 में शुरू हुआ था। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। टेस्ट वेट पूछा जाता है, तो 200 से 250 ग्राम होता है। सीड इंडेक्स 20 से 25 ग्राम पर 100 सीड का होता है। मक्का का पूर्वज भी पूछा जाता है कि मक्का का पूर्वज कौन सा होता है? तो टियोसिनेट होता है इसका पूर्वज। मक्का के दानों में तेल, तो लगभग 4% इसमें तेल पाया जाता है, और 4 से 5% इसमें वसा भी पाई जाती है। तेल में मुख्यतः जर्म यानी कि भ्रूण भाग में पाया जाता है। जो मक्का में तेल होता है वो इसके जर्म में पाया जाता है, भ्रूण भाग में पाया जाता है। मक्का जो होती है इसे मेरिकल क्रॉप या जादुई फसल कहा जाता है, क्योंकि ये लगभग 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल होती है। जो मक्का होती है सभी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल है, इसीलिए इसे जादुई फसल बोला जाता है। उन्नत स्थिति में इससे 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश USA है, जो 35% मक्का का उत्पादन करता है। USA जो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है 35%। भारत में मक्का का आगमन लगभग 16वीं शताब्दी में हुआ, जो पुर्तगालियों द्वारा ये भारत में लाया गया था। नेक्स्ट, रबी मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बिहार राज्य है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है रबी मक्का का।
नेक्स्ट है भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो कर्नाटक है। कर्नाटक में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। और रबी मक्का का उत्पादन तो दोस्तों ये बिहार में सर्वाधिक होता है। सामान्य मक्का का पूछा जाए तो कर्नाटक में होता है। IIMRI का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो लुधियाना में स्थित है, तो दोस्तों इसकी स्थापना 2016 में हुई है। अब हम समझेंगे खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल। प्री इमरजेंस के लिए एट्राजीन का यूज करते हैं 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। पोस्ट इमरजेंस में 2,4-D, जिसे चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशी कहते हैं, तो इसका यूज करते हैं 0.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। सिंचाई की व्यवस्थाएं आपको पता होंगी, इसमें 3 सिंचाई की क्रिटिकल स्टेज होती हैं। नंबर फर्स्ट है नी हाइट स्टेज, टेसली स्टेज और ग्रेन फिलिंग स्टेज। तो इस प्रकार इसे सिल्किंग स्टेज भी बोला जाता है, ग्रेन फिलिंग स्टेज भी बोल सकते हैं। बुवाई के 90 से 120 दिन के बाद इसकी कटाई करते हैं। तो दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग 90 से 120 दिन के अंतराल पर करते हैं। बीजोपचार तो दोस्तों इसमें सीड ट्रीटमेंट के लिए थायराम, जो एक कवकनाशी है, इसका यूज करते हैं, या कार्बेंडाजिम का यूज कर सकते हैं। FYM तो दोस्तों FYM का इसमें प्रयोग होता है 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर होता है। और NPK, सामान्य NPK होती है 120 60 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो दोस्तों हम मक्का की किस्मों यानी वेराइटीज को देख लेते हैं, कौन कौन सी वेराइटीज इसकी जो पूछी जाती है एग्जाम्स में। नंबर फर्स्ट है देसी में जवाहर, शक्ति, विमल, किसान, केसर। इसकी ये सामान्य यानी कि देसी किस्में हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। संकर मक्का की किस्में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले इसकी संकर किस्म कौन सी है, तो दोस्तों ये गंगा फर्स्ट है, जो सबसे पहले 1961 में डेवलप की गई थी। नेक्स्ट नंबर 2 है गंगा 3, HQPM फर्स्ट, HQPM 5। तो ये दोस्तों हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है, जो हाई क्वालिटी किस्म है इसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। HQPM फर्स्ट और HQPM 5। बुवाई का समय रबी सीजन में अक्टूबर से नवंबर में करते हैं, जायद में फरवरी से मार्च, और खरीफ सीजन में जून टू जुलाई में इसकी बुवाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेष क्रियाएं इससे रिलेटेड। नंबर फर्स्ट है अर्थिंग अप, यानी कि मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप को बोला जाता है मिट्टी चढ़ाना। पौधे को गिरने से बचाने के लिए मिट्टी को चढ़ाना अर्थिंग अप कहलाता है। थिनिंग यानी कि छटाई, जो अनुपयुक्त पौधे होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें उखाड़कर फेंक देने को थिनिंग बोला जाता है। कमजोर पौधे को हटाना थिनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है बेबी कॉर्न क्या होता है। बेबी कॉर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बेबी कॉर्न क्या होता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले हमें याद रखना है बेबी कॉर्न क्या होता है। तो बेबी कॉर्न मक्का मेज का अपरिपक्व भुट्टा होता है, यानी इमेच्योर होता है, यानी कि इमेच्योर कोब होता है जो बेबी कॉर्न होता है। आप इसमें देख सकते हैं ये केनिंग में यूज किया जाता है बेबी कॉर्न का। ये बेबी कॉर्न जो होता है ये अपरिपक्व भुट्टा होता है या मेच्योर भुट्टा होता है। इसे परागण पोलिनेशन से पहले तुरंत या बाद में तोड़ दिया जाता है। आकार छोटा होता है, नरम और पूरा खाने योग्य होता है। जो आप बेबी कॉर्न होता है ये दाने सहित खाया लिया जाता है, यानी पूरा भुट्टा ये खाने योग्य होता है। ये परिपक्व होता है, पहले ही तोड़ दिया जाता है। इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। पूरा भुट्टा खाया जाता है छिलके सहित। इसमें जो स्वाद होता है हल्का मीठा और कुरकुरा होता है। जल्दी तैयार होने वाला फसल है और बाजार में इसकी अच्छी मांग होती है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट और प्रोसेसिंग यूनिट में इसकी सर्वाधिक मांग होती है। तो इसे बेबी कॉर्न बोला जाता है। तो इस प्रकार ये मक्का की संपूर्ण खेती हुई। अगर आप सभी को मक्का की खेती अच्छी लगी है और इससे रिलेटेड फैक्ट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।